तो बेसिकली जो है आज लेक्चर का मकसद ये है मॉड्यूल 4 का अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आगे चलते हैं जी। हम देखते हैं कि बेसिकली जो है ये है क्या है। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम तीन चीज़ें सीखेंगे, और वो तीन चीज़ें क्या हैं जी। व्हाट डज द लॉ रिक्वायर टू यू, कि यूके का, यूएसए का या गल्फ कंट्रीज का कानून जो है वो एक लेबर से, एक सेफ्टी ऑफिसर शख्स से क्या चाहता है। और दूसरी चीज जी, हाउ डज द लॉ वर्क, और कानून किस तरह काम करता है गल्फ कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, एज ए लेबर के ऊपर, एज ए सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर। और तीसरा क्वेश्चन है जो हम क्लियर करेंगे वो है जी, व्हाट आर द की पार्ट्स ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की पार्ट्स, उसकी मेन जो चीजें हैं वो क्या है। सो बेसिकली सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द लॉ यू टू डू, कि लॉ जो है वो कानून की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप किस तरह जो है वो काम करें। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो आप जब किसी कंपनीज के अंदर होते हैं, कहीं पर भी किसी भी कंपनी लॉ फर्म के अंदर होते हैं, तो एज ए मैनेजर आपको चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कंपनी के अंदर कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है, और आपने लोगों को गाइड करना है कि भाई आपने खुद भी जो है एज ए सेफ्टी ऑफिसर जो है आपने काम करना है, और जो आपके अंडर लेबर काम कर रही है उसको भी आपने गाइड करना है कि किस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हुए आपने इन कामों को सर अंजाम देना है। क्यों? क्योंकि अक्सर औकात जो है हम हर हफ्ते बाद, हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो ये बात सुनते हैं कि हमारा कोई प्यारा जो है बाहर से किसी एक्सीडेंट के बाद, मौत होने के बाद उसकी बॉडी जो है वो किधर लाई जा रही है जी, वो अपने मुल्क आ रही है। तो बेसिकली ये वही सारे लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे होते। सो एज ए मैनेजर, एज ए सेफ्टी ऑफिसर, हमारा काम क्या होता है कि हम जो है वो क्या करें कि वो जो है वो ऑलरेडी जो है एज ए सेफ्टी ऑफिसर लोगों को गाइड करें कि भाई आपने हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर रहते हुए किस तरह काम करना है। अगली चीज, द लॉ सेट्स द बाउंड्रीज। किसी भी कंट्री के अंदर, चाहे वो गल्फ कंट्रीज है, पाकिस्तान है, कोई भी है, तो हमेशा कंपनीज के ऊपर जो है वो कानून होता है, और कानून मुख्तलिफ कंपनीज को ये बताता है कि आपने कौन कौन सी जो है टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए काम करवाना है। बिलफर्ज एक इलाके में प्लाजा बन रहा है, तो प्लाजे के अंदर जो है जाहिर है, अगर वो मेन रोड पे बन रहा है तो मेन रोड पे जाहिर है कि भाई आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप वहां पे बजरी नहीं फेंक सकते। आपने काम करना है तो किस टाइम करना है आपने। अगर वर्क वर्क परमिट अगर आपने किसी से लेना है तो वर्क परमिट किस से लेना है, टीएमए से लेना है या किसी इदारे से लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो वर्क परमिट कहीं से भी नहीं लिया जाए, लेकिन फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो है हमेशा मुख्तलिफ एजेंसी से, मुख्तलिफ लॉ फर्म से, मुख्तलिफ जो है महकमों से बाकायदा परमिट लेना पड़ता है। इवन कि अगर आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर भी काम कर रहे हैं तो आपके पास परमिट होना लाजमी है। तो बेसिकली जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है कॉपरेट कर रही होती है। उससे अगली चीज ये है कि बिट फर्स्ट द लॉ अटेम्प्ट टू फेयर बाय द रिक्वायरिंग यू टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनेबल फॉर सी रिस्क, कि आपको ये भी बताती है कि भाई आपने अगर एक रिस्क देखना है, आपकी एक लेबर है वो काम कर रही है, और वो बिलफर्ज एक शख्स है, और वो एक शख्स आपके घर में काम कर रहा है या कहीं पर भी काम कर रहा है, तो आगे एक तार जो है वो स्विच के साथ लगी हुई है। तो बेसिकली ये क्या है कि रिस्क है कि अगर कोई शख्स उस तार के साथ जो है वो अटक जाता है और वो उस करंट के साथ हिलाक हो सकता है, वो जख्मी हो सकता है। तो बेसिकली क्या है कि ये एक रिस्क होता है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी कि कानून क्या कहता है कि एम्प्लॉयर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू दे कैन सक्सेसफुली आर्गू नॉट रीजनेबल फॉर सी। यानी कि जो एम्प्लॉयर होता है, यानी कि जिसने काम करवाना होता है, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जबकि जो काम कर रहा होता है उसने अपनी हिफाजत खुद करनी होती है। और ख़ास तौर पर जो सेफ्टी ऑफिसर होता है, जो सेफ्टी का जो बंदा होता है, वो बेसिकली जो है वो क्या करता है कि वो ऑलरेडी लोगों को देख रहा होता है कि भाई ऑलरेडी लोग किस तरह काम कर रहे हैं, और लोगों की सुपरविजन उसने किस तरह करनी है। क्यों? क्योंकि एक लेबर का इंसान, एक लेबर का बंदा, एक मजदूर है या एक मिस्त्री है, तो वो इतनी टर्म्स एंड कंडीशन या इतनी सेफ्टी नहीं जानता जितना कि एक सेफ्टी ऑफिसर जानता है। उसके बाद बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन मकसद हैं
ठीक है, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जी कि भाई आप अगर कोई रिस्क देखते हैं, आप एज ए लेबर हैं, आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर हैं, तो कॉमन नॉलेज है, कॉमन सेंस है आपके साथ पास कि भाई आप उस रिस्क को रिमूव कर दें। बिलफर्ज आपको पता है कि भाई एक बंदा जो है उसने यहाँ से ट्राली लेकर रेत की गुजरनी है, या एक शख्स है उसने यहाँ से कोई चीज वजनी लेके गुजरनी है और नीचे ऑयल पड़ा हुआ है या नीचे जो है स्लिपरी है, तो ऑलरेडी वहां पे आप पत्थर रख देते हैं या ऑलरेडी वहां पे उस जगह को जो है पानी साफ कर देते हैं। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि भाई ऑलरेडी आपने रिस्क रिमूव कर दिया। दूसरा क्या होता है, इंडस्ट्री नॉलेज। इंडस्ट्री नॉलेज क्या होती है, एक तो कॉमन नॉलेज हो गया, कॉमन सेंस। इंडस्ट्री नॉलेज ये होता है कि भाई आप जो है बेसिकली आपको पता है कि भाई ये इक्विपमेंट्स कैसे काम करता है, इस इक्विपमेंट्स को कैसे काम करना है, और अगर बिलफर्ज इस इक्विपमेंट्स को ऐसे चलाया गया तो ये हैजर्ड हो सकते हैं। अक्सर औकात नौसिखिए या वो लोग भी काम कर रहे होते हैं कि जिनको इतना पता नहीं होता, तो ऑलरेडी आपको जब पता होता है एज ए सेफ्टी ऑफिसर, तो आप उसको क्या करते हो, उसको गाइड करते हो, उसको बताते हो कि भाई ये वाला काम इस तरह करना है। उसके बाद जो तीसरी आ जाती है होती है एक्सपर्ट नॉलेज। एक्सपर्ट नॉलेज हमेशा उन सेफ्टी ऑफिसर्स के पास होता है जो बिलफर्स ऑलरेडी जो है एज ए सेफ्टी उस महकमे के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर, उस लेबर के अंदर, उस काम के अंदर उनका तजुर्बा हो। तो बेसिकली जो ये क्या होता है कि ये एक्सपर्ट होता है। सो बेसिकली अगर देखा जाए एज ए मैनेजर, यू आर रिक्वायरिंग टू एसेस रीजनेबली फॉर सेक, यानी कि आप एज ए मैनेजर, आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर, आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर, आप एज ए ठेकेदार, आप एज ए जो है लेबरमैन, आपने रिस्क देखना है कि जो मेरी लेबर काम कर रही है, जो लोग काम कर रहे हैं मेरे अंडर, उनको कौन कौन से मसाइल का सामना है, वो कौन कौन से मसाइल से दो चार हैं, कौन कौन से मसाइल जो है उनको आ सकते हैं। कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ लोगों को फिजिकल आ सकती है। मुख्तलिफ किस्म के जो है वो एग्जाम्पल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की मिसालें हैं हैजर्ड्स की, यानी कि खतरों की। तो बेसिकली किसने रिमूव करना है, वो आपने करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो हमारा ये खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज द लॉ वर्क। किसी भी कंट्री के अंदर कानून, लेबर के अंदर, सेफ्टी ऑफिसर के अंदर, या कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर लॉ यानी कि कानून किस तरह काम करता है। तो अगर बिलफर्ज आपकी कंपनी के अंदर आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पर कोई भी जो है वो हैजर्ड हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, या कोई जो है ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि जिसकी बिना पर आपको काम रोकना पड़ रहा है, तो डायरेक्टली जो है कानून यानी कि अदालत की तरफ से आपको नोटिस आएगा कि भाई काम बंद कर दिया जाए जब तक इस कंपनी का, इस लेबर एजेंसी का ऑडिट नहीं होता। जब तक ऑडिट नहीं होता तब तक काम बंद करना पड़ता है। और जब काम बंद करना पड़ता है तो ऑलरेडी जो है आपको जो है क्रिमिनल लॉ का सामना करना पड़ता है। अब क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं, बेसिकली क्रिमिनल लॉ होता है कि जो हमारी मुकन्ना, हमारी असेंबली में बैठकर लोग जो है कानून बना दें कि हाँ भाई ये कानून ऐसा है, ये ऐसा है, अगर ये ऐसा हुआ तो ये एक बाकायदा तौर पर कानून। तो क्रिमिनल लॉ के जरिए जो है कंपनी को बुलाया जाता है और कंपनी से पूछा जाता है कि हाँ भाई ये हैजर्ड क्यों हुआ और किस वजह से हुआ। तो बेसिकली जो है हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर जो है बेसिकली एक बाकायदा लॉ है हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क प्लेस का, कि भाई 1974 के अंदर कि भाई ऑलरेडी जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन किए। उसके बाद द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क रेगुलेशन, ऑलरेडी काम के दौरान अगर कोई रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से हैं, तो वो भी बेसिकली जो है 1990 के अंदर जो है वो कानून बनाया गया था। उसके बाद अगर देखते हैं वर्क प्लेस का एक अलग कानून है, ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज है और या, और इससे अलावा भी आपने एक चीज नोट करनी है कि हर एक कंट्री का बाकायदा एक अपना लॉ होता है। यानी कि वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि भाई आपका जो लॉ है, आपकी कंट्री का लॉ है कि वो सेफ्टी को किस तरह देखता है। हर एक मुल्क का, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएस है, कनाडा है, जापान है, गल्फ कंट्रीज हैं, आपका कतर है, आपका जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है जो साउथ कंट्रीज हैं, या आपके गल्फ कंट्रीज सऊदीया वगैरह हैं, तो हर एक कंट्री का एक अपना लॉ होता है और उसी के तहत जो है वो मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं। तो बेसिकली दीज आर द लॉज, ठीक है। एक और लॉ है द रिपोर्टिंग ऑफ द इंजरीज, डिजीजेज एंड डेंजरस अकरेंस रेगुलेशन, यानी कि 1995 के अंदर ये कानून बनाया गया था RIDDOR के जरिए कि भाई आप अगर बिलफर्ज आपका कोई बंदा जो है वो इंजर्ड हो जाता है, और इंजर्ड का मतलब ये होता है कुछ
इंजर्ड वो फर्स्ट एड के अंदर रिकवर हो जाती है। लेकिन कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं कि जो फर्स्ट एड के अंदर रिकवर नहीं होती, बल्कि उनको बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया जाता है। और रिपोर्ट भी इस वजह से किया जाता है कि भाई उसको इल्ज़ाम नहीं दिया जाता, बल्कि इस वजह से रिपोर्ट किया जाता है कि आइंदा अगर जो है ऐसी कोई भी जो है वो मुमकिन सूरत हाल हो तो उसको किस तरह उसको उससे निपटा जाए। तो बेसिकली जो है ये बेसिकली स्टेटस लॉ होते हैं। ठीक है, अब स्टेटस लॉ बेसिकली द प्लेस प्लेस ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट बनाती है, और उससे पहले कि भाई अगर ये एक्सीडेंट हो जाए तो इससे किस तरह निपटना जाए। ठीक है, इसी तरह अगर देखा जाए तो इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई सेफ्टी ऑफिसर जो है ऑलरेडी किसी कानून को तोड़ता है या उसकी अपने लेबर की देखभाल नहीं करता, तो उसको इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, उसको जेल भी हो सकती है, और कंपनी के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर भारी फाइन भी लग सकता है, और बाकायदा तौर पर कंपनी को कुछ रेमेडियल ऑर्डर्स भी दिए जा सकते हैं। अब रेमेडियल ऑर्डर्स क्या होते हैं? बेसिकली रेमेडियल ऑर्डर्स ये होते हैं कि बिलफर्ज कंपनी एक जो है वो जो है वो एक वीडियो जारी करे, या कंपनी एक जो है वो मुकालमा जारी करे, या कंपनी एक जो है वो इंटरव्यू दे और उसमें ये बताए कि भाई हमारी ये गलती है, हमारी कंपनी में ये हैजर्ड हुआ है, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, और ये ऐसे ऐसे हुआ है। यानी कि अपनी ही डिसरिस्पेक्ट, यानी कि अपने ही खिलाफ जो है वो क्या करना है, जो है बयान देना है। तो इसको रेमेडियल ऑर्डर्स कहा जाता है बेसिकली। और अगर बिलफर्ज कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के अंदर अगर कोई शख्स मर जाता है या उसकी टांग टूट जाती है, तो वो बंदा जो है वो क्या करता है कि वो कंपनी के ऊपर ब्लेम कर देते हैं, कंपनी के ऊपर केस कर देता है कि भाई इन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी कंट्रोल नहीं की थी कंपनी के अंदर, तो मुझे जो है क्या हुआ है, मुझे जो है वो मेरी टांग टूट गई है, मेरा बाजू टूट गया है, या मुझे कोई और फिजिकल सिकनेस हो गई है। तो बेसिकली वो क्या कर सकते हैं, वो सिविल लॉ के जरिए जो है वो कर सकते हैं। अब सिविल लॉ क्या होते हैं कि भाई सिविल लॉ वो होते हैं कि जो रेमेडियल एक्ट्स के अबव हों, यानी कि जो वो वाले लॉज होते हैं। एक तो क्रिमिनल लॉ होते जो पार्लियामेंट, सिविल लॉ पार्लियामेंट नहीं बनाती, बल्कि पहले अगर कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उसके मुताबिक जूरी फैसला करती है, और उसके बाद उसको क्रिमिनल लॉ में शामिल कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये सिविल लॉ होता है। अच्छा, अब उसके अंदर दो किस्म की सूरत हाल होती हैं। एक तो सूरत हाल ये होती है कि बंदे ने खुद पीपीई वेयर नहीं किया। पीपीई क्या होती है कि भाई बंदे ने खुद हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, बंदे ने जैकेट नहीं पहनी हुई थी, बंदे ने खुद अपनी हिफाजत नहीं की, तो ऑलरेडी जो है ये एक्सीडेंट हो गए। और दूसरा होता है कि भाई ऑलरेडी जो है कंपनी की किसी जो है वो बंदे की वजह से उस दूसरे बंदे को जो है चोट पहुंची है, या किसी और दूसरे की वजह से जो है उस बंदे को चोट पहुंची है। तो दोनों ही सूरतों में जो नुकसान हुआ है उसका इजाला कंपनी भरने के लिए तैयार है। अब बेसिकली टू बी द सक्सेसफुल, अब जो क्लाइंट जिसने केस किया होता है कंपनी के अंदर, वो मुकम्मल तौर पर डिफेंड करता है कि ऑलरेडी कंपनी जो है वो क्या है, कंपनी ने हेल्थ एंड सेफ्टी को मैयर नहीं किया था, और कंपनी जो है इस चीज़ का क्या है, कंपनी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है। और या तो उसने ड्यूटी सही तरह नहीं की, या उसने जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीज़ों को ब्रीच किया था, तो ऑलरेडी इंजरी आई है। तो बेसिकली जो है ये होते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि बिलफर्ज आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, और उस कंपनी के अंदर आपको कहा गया हो कि भाई ये चीज आपने वेयर करनी है, यानी कि ये चीज जो है ये टोपी आपने पहननी है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है कोई चीज गिरने का खतरा होता है। तो अगर आप वो चीज नहीं जो है वो क्या करते, आप उस चीज को जो है फॉलो नहीं करते, आप टोपी नहीं पहनते हो, आपको कोई नुकसान हो जाता है, तो उस हिसाब से जितना आपने जितना उस शख्स ने जिसकी टांग टूटी है, जिसको कोई हैजर्ड हुआ हुआ है, खतरा हुआ है, जिसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है, तो वो रकम जो है वो कंपनी फिर आधी पे करती है, क्योंकि आधी कंपनी की मिस्टेक होती है और आधी जो उस शख्स की मिस्टेक होती है। सो इफ द एम्प्लॉयर प्लेड इन पार्ट ऑफ द इंजरी, द क्लेम मे बी रिड्यूस्ड ड्यू टू कंट्रीब्यूटरी नेगलेंस। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जा सकता है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि भाई इफ however if other employees caused by the injury, the employer may still be ultimately responsible due to various liability। कि अगर बिलफर्ज ऑलरेडी अगर एम्प्लॉयर अगर उसकी वजह से कोई और भी नुकसान हुआ है, तो तब भी जो है वो क्या होता है कि कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। और अगर देखा जाए तो बेसिकली जो है अब हमने ये देखना है कि भाई इन सिविल लॉ द क्लाइंट मस्ट प्रूव दैट केस।
जो क्लाइंट होता है जिसको लगी हुई होती है उसने वो प्रूव करना होता है कि बेसिकली जो है ये क्या है, इसको ऑलरेडी कंपनी के जो है अगेंस्ट और द बैलेंस ऑफ द प्रोहेबिलिटीज, द बैलेंस ऑफ प्रोहेबिलिटीज मीनिंग दैट जज और जूरी मस्ट बी बिलीव दैट इज मोर लाइकली नॉट दैट द क्लेम इज ट्रू। यानी कि अगर बिलफर्ज अगर वो शख्स झूठ बोल रहा होता है और जो है कंपनी का भी मुआवजा ऑलरेडी रिपोर्ट जाती है, बेसिकली किसी भी हैजर्ड के बाद रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, तो ज्यूरी एंड जजेस जो है वो सबूतों के बाद जो है वो देते हैं कि हाँ भाई कौन सा तरीका जो है ठीक है और कौन सा जो है वो ठीक नहीं है। तो बेसिकली जो है वो इस तरह होता है। अच्छा, द डिसीजन मेड बाय द जज एंड द president which means that the verdict of this case will apply similar future cases। और इसी तरह जो है जज फैसला करते हैं कि भाई क्या इसको सिविल लॉ के अंदर जो है या क्रिमिनल लॉ के अंदर के ऐड किया जाना चाहिए, या इसको ये एक जो है जस्ट एक नेग्लिजेंसी है, तो फिर उसको जो है क्रिमिनल लॉ का बाकायदा हिस्सा बना दिया जाता है। तो बेसिकली जो है आज के लेक्चर्स के अंदर हमने क्या देखा कि भाई आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि किस तरह जो है एक अगर एक शख्स जो है वो कानून ब्रीच करता है और वो कानून तोड़ता है तो उसके उसको उसको जो है वो किस किस्म के नुकसानात का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली अगर हम इसके अंदर देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चन कौन से हैं जी? वो क्वेश्चन है जी क्रिमिनल लॉ वर्सेस सिविल लॉ। तो बेसिकली जो है हम आगे जाके देखते हैं, वैसे हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज द क्रिमिनल लॉ, व्हाट डज द कोर्ट केस फोकस ऑन। कोर्ट केस जो है क्रिमिनल लॉ में किस तरह फोकस करती है और सिविल लॉ में, तो दीज अक्यूज द इंजर्ड पार्टी, तो किसके ऊपर फोकस करती है, बेसिकली जो है वो फोकस कर रही होती है किसके ऊपर जी? क्रिमिनल लॉ जो अक्यूज पे फोकस कर रहा होता है, जबकि सिविल लॉ जो है द इंजर्ड पार्टी के ऊपर फोकस कर रहा होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग सोर्स, मेन सोर्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ लॉ, जी इनका मेन सोर्स क्या होता है, ये किस सोर्स के जरिए पता लगाते हैं। तो बेसिकली क्रिमिनल लॉ स्टेटस लॉ के जरिए करवाते हैं, जबकि सिविल लॉ कॉमन लॉ प्रोसेस जो है प्रेसिडेंट के जरिए जो है वो करवाते हैं। हु मेक्स दिस काइंड ऑफ लॉ, अब ये लॉ बनाता कौन है? क्रिमिनल लॉ कौन बनाता है? बेसिकली क्रिमिनल लॉ पार्लियामेंट्स बनाती है, जबकि जबकि जो सिविल लॉ होते हैं वो जजेस बनाते हैं। अगर बिलफर्ज एक ऐसा तरीकाकार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि पहले कानून में शामिल ही नहीं है, पहले कानून में शामिल ही नहीं है, तो जजेस उसको अपनी मर्जी से जो है कानून बना देते हैं और वो क्या हो जाता है क्रिमिनल लॉ, यानी कि वो सिविल लॉज हो जाता है। ठीक है, तो वो सिविल लॉ उसमें शामिल हो जाता है। इसी तरह हु इनिशिएट्स लीगल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल लॉ एचएससी और लोकल अथॉरिटी को करता है, जबकि सिविल लॉ एनीवन इफेक्टेड जो भी जो अफेक्टेड हो उसको। उसके बाद जी व्हाट इज द मोर लाइकली आउटकम्स फॉर दिस केस जी? क्रिमिनल लॉ इम्प्रिजमेंट फाइन्स ऑर्डर एंड रेमेडियल ऑर्डर पे करता है, जबकि सिविल लॉ कंपनसेशन पे आउट वगैरह करता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रूविंग द केस, बर्डन ऑफ द प्रूफ या कुछ और, द क्रिमिनल लॉ द स्टेट सब्जेक्ट टू द हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ को देखती है, जबकि सिविल लॉ द क्लाइंट को जो है जो क्लाइंट है उसको देखती है। उसके बाद जी नंबर 7 है व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, प्रूफ रिक्वायर्ड, किस किस्म के प्रूफ रिक्वायर्ड होते हैं? तो क्रिमिनल लॉ को बियॉन्ड द रिस्पॉन्सिबल डाउट होता है, जबकि सिविल लॉ को ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है वो रिकॉर्ड होती है। नंबर 8 पे चले जाते हैं, नॉर्मली हाउ सून मस्ट लीगल एक्शन स्टार्ट, क्रिमिनल लॉ 6 मंथ फॉर समरी ऑफेंसिव बट कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है हो सकता है, जबकि सिविल लॉ 3 years फॉर द डिस्कवरी ऑफ हार्म बट कोर्ट हैव डिस्ट्रक्शन इन एक्सटेंडेड भी हो सकता है। इसी तरह व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द लॉ दैट अप्लाई, जी क्रिमिनल लॉ हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क वगैरह या एक्ट 1974 एंड एसोसिएटेड रेगुलेशन पे अप्लाई करती है, जबकि सिविल लॉ ड्यूटी ऑफ केयर नेग्लेंस ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी वगैरह पे जो है वो करती है। सो बेसिकली हेल्प विद द
Interpreting and applying the law can be found in the form of approved codes of practices, ठीक है, गाइडेंस डॉक्यूमेंट, उसके बाद इंडस्ट्री स्पेसिफिक गाइडेंस। तो तीनों के जरिए जो है कोई भी कानून जो है वो एक फैसला सुनाते हैं। सो नाउ दैट यू हैव टू सीन दैट could happen after a serious accident, what kind of the system do you need to put the place to prevent one? तो बेसिकली दोनों कानून आपने देख लिए हैं और उसके बाद जो है आपने इस चीज का तखमीना लगाना है कि कौन सा कानून जो है वो क्या हो रहा है, उसको लागू किया जा रहा है। एंड व्हाट आर द की पार्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम। अब व्हाट आर द की पार्ट्स, हेल्थ एंड मैनेजमेंट सेफ्टी सिस्टम के की पार्ट्स क्या हैं, वे ये हम देखते हैं जी। सबसे पहले जी, प्लान डू चेक एंड एक्ट। मोस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आर बेस्ड अराउंड द प्रिंसिपल, जी तीन चार प्रिंसिपल पर काम करता है। सबसे पहले जी, प्लान पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। उसके बाद डू, इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑपरेटिंग। उसके बाद चेक, मैयर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मैयर करना अगर आपका कहीं पे काम लगा हुआ है। उसके बाद एक्ट, रिव्यू एंड कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, आपने जो है उसको रिव्यू करना है और कॉन्टिन्यूअली उसको जो है मजीद इम्प्रूव करना है। सो द की बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आर टू। क्या होता है जी, कंप्लाई विद द लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स, हेल्प डिलीवर टू द पॉलिसी, इंप्रूव मैनेजमेंट ऑफ द रिस्क, प्रोवाइड कम्पिटेटिव एज। उसके बाद प्रोवाइड सेंग्री विद द गुड बिजनेसेस मैनेजमेंट वगैरह। सो हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर है और वो पिक्चर क्या डिफाइन कर रही है कि a policy is your commitment to comply with the law and meet your responsibility। अब हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर है और वो पिक्चर क्या है कि एक प्ले ग्राउंड की, और यहाँ पे आपको फुटबॉल नजर आ रहा है। तो फुटबॉल के अंदर हमने क्या देखनी है कि हमने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है और उनका उनको उनको हैजर्ड हमने किस तरह देखना है। बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स प्लानिंग टू द हैजर्ड, रिस्क, इमरजेंसीज एंड रिस्पांस। हमने रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत देखनी है कि भाई अगर गोल करते हुए कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है या कोई खिलाड़ी जो है एक दूसरे से हिट हो जाता है तो वो किस रूल्स के तहत जो है वो किस तरह होगा। द ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंश्योर दैट वर्कर इज कैपेबल ऑफ फुलफिल देम। जाहिर है ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वो ये क्या करती है कि भाई कोई भी चीज है, कोई भी ड्यूटी है तो उसने आपने किस तरह जो है उसको फुलफिल करना है। तो बेसिकली यहाँ पर टीम का बताया गया है कि टीम ने गोल किस तरह जो है वो फुलफिल करना है। इसी तरह इम्प्लीमेंट, अब बेसिकली यहाँ पे तो प्लानिंग है, ठीक है, यानी कि ऑलरेडी प्लानिंग होगी। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट है, ठीक है, कि भाई इम्प्लीमेंट योर पॉलिसी, जो आपने पॉलिसी बनाई है वहां पर उसको आपने प्लानिंग के जरिए, ऑर्गेनाइजिंग के जरिए उसको पुट करना है कि भाई कौन सा बंदा वहां पे खड़ा होगा, कौन सा बंदा उधर खड़ा होगा और कौन सा बंदा वहां पर खड़ा होगा। अब यहाँ पे बेसिकली परफॉर्मेंस मेजर करना है कि भाई ऑलरेडी वो बंदा वो बेहतर खेल रहा है या वो वाला बंदा बेहतर खेल रहा है या वो वाला खिलाड़ी बेहतर खेल रहा है या ये वाला खिलाड़ी बेहतर खेल रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर जो है हमने क्या जी, यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो चार्ट बनाना है कि भाई होम बेस कितने हैं या वे कितने हुए हैं या ऑलरेडी कितने गोल्स हुए हैं कितने मिनट्स के अंदर। सो बेसिकली लास्ट में हमने रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट देखनी है कि भाई होम टीम कितना खेल रही है, बाकी टीम कितनी खेल रही है और किस तरह जो है एडजस्टमेंट जो है इम्प्रूवमेंट करनी है। सो बेसिकली व्हाट इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नीड, आपको किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। अप्रिशिएट द की प्रोसीजर सो यू अंडरस्टैंड व्हेन एक्ट एंड व्हेन डू इट, व्हेन नॉट टू, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस रीजनेबली फॉरसीएबल रिस्क, यानी कि जो देखे जा सकें सो फार एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। उसके बाद अडेप्ट यूर HSMS टू स्पेसिफाई नीड्स टू यूर ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद गेट एवरीवन इन्वॉल्व, यानी कि जो जो उस रिस्क के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग उसके अंदर होते हैं, जब तक आप उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आपको रिस्क का नहीं पता चलेगा।